जय हिंद दोस्तों। आज हमारी जियोग्राफी सीरीज का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया है। उन दोनों लेक्चरों के माध्यम से हमने भूगोल के बेसिक कॉन्सेप्ट तथा डेफिनेशन, परिभाषा और हमारे सौरमंडल, ग्रह, पृथ्वी, उल्कापिंड तथा प्लूटो के बारे में बेसिक जानकारियों को बहुत ब्रीफली, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, अध्ययन किया। अब इस लेक्चर के माध्यम से हम देखेंगे हमारी पृथ्वी की आयु, एज तथा भूगर्भिक इतिहास के बारे में। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पृथ्वी के अध्ययन के पहले हमारे जो मेन पृथ्वी के 3 एस्पेक्ट होते हैं, जिनके पृथ्वी के अध्ययन में जिनको हमें पढ़ना पड़ता है, वो होते हैं एक तो पृथ्वी की उत्पत्ति ऑरिजिन, दूसरा है पृथ्वी की आयु और तीसरा है भूगर्भिक इतिहास। तो इसमें लेक्चर नंबर 2 में मैंने पृथ्वी के ऑरिजिन, उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विद्वानों के परिकल्पनाओं तथा संकल्पनाओं और जो हमारे अलग अलग विद्वान हैं सबकी अलग अलग थ्योरी है उसको मैंने बताया था। तो वो थ्योरी इस प्रकार है, आप इस लेक्चर में भी देख सकते हैं। नंबर 1 है कांट की रास परिकल्पना, फिर है लाप्लास का निहारिका परिकल्पना, चैम्बरलेन की ग्रहण परिकल्पना, जेम्स जीन्स की जोड़ी परिकल्पना, रसल की परिकल्पना और फिर हॉयल तथा लिटिलटन का सिद्धांत। उसके बाद है ओटो स्मिथ की धूल परिकल्पना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बिग बैंग तथा स्मिथ का सिद्धांत। तो पिछले लेक्चर में हमने केवल बिग बैंग तथा स्मिथ के सिद्धांत को कवर किया था, क्योंकि मॉडर्न वर्तमान समय में इसी को सबसे ज़्यादा माना जाता है। इसी के संकल्पना के आधार पर हम किसी किसी को पढ़ते या अध्ययन करते हैं। और ये हमारे जितने भी और कल्पनाएं, थ्योरी हैं अलग अलग विद्वानों की, इन पे मैं एक सेपरेट पर्टिकुलर एक इन्हीं परिकल्पनाओं तथा इनके थ्योरी पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा और पढ़ना भी बहुत आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पजल रहते हैं क्योंकि सभी के अलग अलग सिद्धांत है। तो अभी हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें पृथ्वी की एज के बारे में केवल पढ़ेंगे और उसके बाद हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के भी बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी की आयु। तो हमारा जानना ये जरूरी है, यद्यपि वर्तमान समय तक किसी ऐसे सिद्धांत अथवा विधि का प्रतिपादन नहीं किया जा सका है जिनके आधार पर पृथ्वी के उत्पत्ति काल तथा विकास काल का सही रूप में प्रदर्शित किया जाए, तथा इस संबंध में निम्न प्रकार के मत प्रचलित हैं। नंबर 1 हमारा जो हो गया धार्मिक संकल्पना, सागरीय लौटता के आधार पर गणना करना। देखो, इसके बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा सिद्धांत तथा विधि प्रतिपादन नहीं हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हम पृथ्वी की एक्यूरेट उसकी उम्र का पता लगा सकें। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिकों तथा विद्वानों द्वारा जो हमारी थ्योरी हैं उनको हम जरूर पढ़ेंगे। इसके माध्यम से हम जान सकते हैं पृथ्वी की क्या उत्पत्ति है तथा क्या उम्र है। सबके अलग अलग विचार हैं तथा सबकी अलग अलग थ्योरी है। तो सबसे पहले हम धार्मिक संकल्पना के आधार पर इसकी उम्र का पता करेंगे। उसके बाद सागरीय लौटता के आधार पर गणना करेंगे, फिर तलछट के जमाव के अनुसार गणना करेंगे, फिर अपर्दन के आधार पर गणना करेंगे। उसी प्रकार हम चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के आधार पर पृथ्वी की उम्र की गणना करेंगे। फिर लॉर्ड केल्विन की संकल्पना के आधार पर कल्पना करेंगे, फिर रेडियो सक्रिय तत्वों के आधार पर कल्पना करेंगे। रेडियो सक्रिय तत्वों के आधार पर गणना करते हैं। तो वर्तमान समय में रेडियो सक्रिय तत्वों को के आधार पर गणना करना ये सबसे अच्छा माना जाता है तथा इसकी सत्यता का प्रतीत होता है। तो रेडियो सक्रिय का मतलब होता है कि पृथ्वी के अंदर जो हमारी चट्टानें तथा पत्थर हैं, उनमें हम वैज्ञानिक तौर तरीके अपना के उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कब बनना स्टार्ट हुए तथा उनकी उम्र क्या है। उसके अकॉर्डिंग हम रेडियो सक्रिय तत्वों के आधार पर हम पृथ्वी की भी उत्पत्ति तथा उसकी एज के बारे में पता लगा सकते हैं। तो अभी देखेंगे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। ये वाली स्लाइड, ये वाला टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो मैंने आपको पहले बताया था, एक मिनट, जो मैंने आपको पहले बताया था कि पृथ्वी की ऑरिजिन मैंने लेक्चर 2 में कवर किया, एज में कवर करूंगा इस लेक्चर में। भूगर्भिक इतिहास जो हमारे पास टाइम रहेगा, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा, तो हम इसी में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ। और ये ज़्यादा बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन इसको इतने आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो अभी हम पहले पहले एज को कंप्लीट करते हैं पृथ्वी की उम्र को लेके। तो अभी देखेंगे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। ये मैंने आपको एक इतनी तरीके वाइज बना रखा है कि किस कल्प में कौन सा युग आता है तथा किस युग में कौन से सा कितना पीरियड होता है। ये सबको एक वर्क के अकॉर्डिंग बांट रखा है। इसको आप पढ़ लोगे, उसका टाइम पीरियड भी बांट रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। अभी हम देखेंगे पृथ्वी की आयु। जो पृथ्वी की आयु की संकल्पना हम ये 7
तरीकों के माध्यम से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या था, धार्मिक संकल्पना के आधार पर। तो वर्तमान में पृथ्वी की आयु को लेकर धार्मिक विचारधाराएं अमान्य हैं, फिर भी हम इन विचारधाराओं को समझेंगे। अब तो आप समझ गए कि धार्मिक विचारधाराएं बिल्कुल मान्य नहीं है वर्तमान में, क्योंकि साइंटिफिक रीजन हर जगह चाहिए, तो इसमें कोई साइंटिफिक रीजन का इतना ज़्यादा, ये सारे साइंटिफिक रीजन की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। तो इसके अकॉर्डिंग अभी पढ़ लेते हैं, फिर भी संकल्पनाओं पे हम ध्यान देंगे। अतीत काल से ही धार्मिकों, दार्शनिकों तथा ज्योतिषियों ने पृथ्वी की आयु परिकलित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जिसमें से कर्मकांड के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 1,97,39,49,49 और 32 वर्ष बताई गई है, तकरीबन 2 अरब के बराबर। यह गणना वर्तमान वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित गणना से पर्याप्त मेल खाती है और सत्य से अधिक करीब है। जो हमारी कर्मकांड के अनुसार पृथ्वी की तकरीबन 2 अरब वर्ष आयु बताई गई है, तो ये तकरीबन सत्य मानी जाती है। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू ईसाई रिलीजियन। ईसाई धर्म के अनुसार एक पादरी थे, जैसे हम लोगों में पुजारी, पंडित और ये होते हैं सभी, उसी अकॉर्डिंग पादरी धर्म के एक ज्ञानी पुरुष थे, विद्वान थे पादरी, उनका नाम था असर। उन्होंने पृथ्वी की आयु के विषय में अपना मत व्यक्त किया, जिसके विवरण लंदन में प्रकाशित बुक द एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड में मिलते हैं। जो पादरी ने अपना विवरण दिया था, तो वो हमें कहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा द एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन बन सकता है, वो कहाँ पे प्रकाशित हुई थी, वो लंदन का एक पब्लिकेशन है, उसमें प्रकाशित हुई थी। तो उनके गणना के अनुसार ये हम देखेंगे, उनके गणना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति ईसा से 400 वर्ष पहले हुई थी और 2 अक्टूबर को 7 बजे हुई थी। उन्होंने पूरा क्लियर कट उसमें डेट, तारीख सब कुछ मेंशन कर दिया। इसके अनुसार पृथ्वी की आयु बहुत कम है, जो कि असत्य प्रतीत होती है। उनके अनुसार कि पृथ्वी की आयु बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको भी असत्य माना जाता है, ये भी वैलिड नहीं है। अभी देखेंगे थर्ड नंबर पे, ईरान के विद्वानों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 1200 वर्ष है, जबकि भारत के विद्वानों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 2 अरब वर्ष बताई जाती है। तीसरा फैक्ट हमारा आता है सागरीय लवणता के आधार पर गणना करना। तो इसको हम पहले नॉर्मली ऐसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे हमारे पृथ्वी पे जितनी भी नदियां हैं सब सागर में ही जाके गिरती हैं, और नदियों के पानी में लवणता होती है, वो जाके कहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, सागर में। तो जिससे हम तो टोटल हमारे जो सागर की लवणता है, नदियों के 60% लवणता क्योंकि सागर की लवणता टोटल 60% लवणता नदियों से प्राप्त हुई है, नदियों के सोडियम के कारण प्राप्त हुई है। तो जिससे हम संकल्पना ये करते हैं कि हम पहले समुद्र की लवणता के अकॉर्डिंग समुद्र की ऊंड निकाल दें, उसके अकॉर्डिंग हम अपने पृथ्वी की एज की गणना करते हैं। नदियों तथा सागर की लवणता में काफ़ी समानता पाई जाती है, क्योंकि नदियां अपने लवणता के साथ समुद्र में गिरती हैं। सागरीय लवण का लगभग 60% सोडियम नदियों से प्राप्त होता है, क्योंकि सागर में नदी ही तो जाती हैं सबसे ज़्यादा, तो नदी अपना सोडियम लेके जाती हैं, अपनी लवणता लेके जाती हैं, तो जो जितना 60% जो भाग है सागर का, वो लवणता का, वो सोडियम नदियों से प्राप्त होता है। इसी आधार पर यह माना जाता है कि सागरीय लवणता का मुख्य बेस नदी हैं। एक विद्वान थे जोली, उनके अनुसार उन्होंने क्या अपना बनाया, इस पे उन्होंने अपना निष्कर्ष किया, कैलकुलेशन करके उन्होंने समुद्र की एज निकाली, उसके अनुसार पृथ्वी की एज निकाली। तो उन्होंने ये बताया कि अपने प्रयोगों के आधार पे सागर में कुल लवणता की मात्रा 1026 इंटू 10⁻22 है, जबकि प्रतिवर्ष भूतल से नदियों के द्वारा 1.56 इंटू 10⁻14 इस आधार पर समुद्र की आयु की गणना की जा सकती है। तो उन्होंने अपना ये बनाया कि जो हमारी टोटल समुद्र की लवणता है वो 1026 इंटू 10⁻22 है, जबकि एक साल में नदियों के द्वारा समुद्र में 1.56 इंटू 10⁻14 की लवणता जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने समुद्र की टोटल आयु निकाल ली 60% के अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेशन करके। तो जबकि इस गणना के आधार पर यदि समुद्र की आयु 8 करोड़ वर्ष है, तो नॉर्मली से जनरली बात है, तो पृथ्वी का निर्माण इससे पहले हुआ होगा, तो 8 करोड़ वर्ष से ज़्यादा ही उन्होंने अपने घटना के अनुसार पृथ्वी की आयु निकाली, क्योंकि समुद्र की आयु उन्होंने 8 करोड़ वर्ष निकाली, तो पृथ्वी इससे पहले ही बनी होगी समुद्र से, तो उसकी आयु ज़्यादा है। अभी देखेंगे तलछट के जमाव के अनुसार घटना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। इसमें ये है क्योंकि 1854 में इसकी जानते हो गणना कैसे हुई, जो 1854 में
इसके अनुसार प्रथम अवसादी, अवसादी का मतलब जो एक परतदार सेल होती है, जो सबसे पहले निर्माण जिसका हुआ था उसको अवसादी सेल कहते हैं। जिसके बाद हमारी पृथ्वी में सबसे पहले किस सेल का निर्माण हुआ? अवसादी सेल का। इसके अनुसार प्रथम अवसादी परतदार सेल का निर्माण अवधि 17 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले या 176 मिलियन वर्ष मानी जाती है, और पृथ्वी के निर्माण के काफी समय बाद अवसादी सेल का निर्माण हुआ माना जाता है। यदि पृथ्वी की आयु अवसादी सेल की आयु की 3 गुनी मान ली जाए तो पृथ्वी की आयु लगभग 50 करोड़ वर्ष या 500 मिलियन वर्ष निर्धारित की जा सकती है। तो इसकी संकल्पना के आधार पर एक मिस्र में सन 1854 ईस्वी में जो रैमसीस द्वितीय था, रैमसीस सेकंड था, उसकी मूर्ति 9 फीट गहरी तलछट द्वारा ढकी पाई गई थी, और जबकि उसकी मूर्ति का निर्माण 3000 वर्ष पहले हुआ था, जबकि वो 9 फीट गहरी तलछट का जमाव उसके ऊपर हो गया। वो कितने साल में हो गया? 3000 वर्ष में 9 फीट तलछट का जमाव हुआ। तो इसकी दर उन्होंने निकाली कि एक 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 फीट का जमाव कितने वर्ष में हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो प्रथम अवसादी सेल है वो हमारे अवसादी सेल की गहराई 100 मील है। तो उसके आधार पर उन्होंने पृथ्वी के टोटल उम्र का अंदाजा लगाया और उसकी गणना की। जिस प्रकार उन्होंने अपना निष्कर्ष कैलकुलेशन इस प्रकार की कि 9 फीट का जमाव 3000 वर्ष में हुआ है, क्योंकि मूर्ति में 9 फीट का जो 3000 वर्ष में मूर्ति पे तिलछट का जमाव हो गया था 9 फीट। तो उसके अकॉर्डिंग 3 फुट का जमाव कितना होगा? 3 फुट के जमाव के लिए 1000 वर्ष लगेंगे। तो उसी प्रकार अवसादी सेल के कुल गहराई, क्योंकि अवसादी जो सेल है उसकी गहराई है हमारी 100 मील। तो पहले 100 मील को हम कन्वर्ट करेंगे फीट में, तो 100 मील में हमारे 5,28,000 फीट बनते हैं। तो हमारे अवसादी जो सेल है उसकी गहराई टोटल हो गई 5,28,000 फीट या 100 मील, क्योंकि मील को जब हम कन्वर्ट करते हैं फीट में तो 5,28,000 फीट बन जाता है 100 मील बराबर। तो हम जब 3 फीट का जमाव 100 वर्ष में हुआ तो इसके अकॉर्डिंग 5,28,000 फीट का जमाव कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारा शुरुआत में अवसादी सेल ही बना, उसके बाद हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो अवसादी सेल से जमाव होते हुए उस सेल पे जमाव होते हुए धीरे धीरे हम पूरी हमारी पृथ्वी आज तक बन के तैयार हुई है। उसके अकॉर्डिंग 5,28,000 फीट का जमाव हुआ जिससे हमारी पृथ्वी बनी। तो इसका जमाव कितने सालों में हो गया? इसका जमाव टोटल 17 करोड़ 60 लाख वर्ष में हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी तलछट के जमाव के अनुसार गणना की गई है, तो इसमें हमारी पृथ्वी की उम्र 17 करोड़ 60 लाख वर्ष निर्धारित की गई, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तलछट के जमाव के अनुसार पृथ्वी की आयु 260 करोड़ वर्ष बताई जाती है। अभी आगे देखते हैं। अभी आगे देखेंगे अपर्दन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अपर्दन के, इसके आधार पे हम देखेंगे पृथ्वी की उम्र की गणना कैसे करते हैं। इसके अनुसार महाद्वीपीय भागों का प्रतिवर्ष अपर्दन होता है। यदि प्रारंभ में अभी तक संपूर्ण अपर्दन की दर मालूम पड़ जाए तो पृथ्वी की आयु जानी जा सकती है, जबकि अब तक प्राप्त अवसादी परतदार सेल की गहराई 100 मील है। तो बताइए तब तक बताई गई, तो इस आधार पर निम्न गणना की जा सकती है। इसके अनुसार हम ऐसा बताएंगे कि तो इसमें सबसे पहले यह जानने की कोशिश की गई कि एक साल में हमारे महाद्वीपीय भागों का कितना अपर्दन हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा जो सेल है सबसे पहले अवसादी सेल बना था उसकी गहराई 100 मील गई हुई है। तो एक साल में कितना हो जाएगा, तो धीरे धीरे देखेंगे हमारे 100 मील की कितनी गहराई है। 100 मील का मतलब है 5,28,000 फुट। तो 5,28,000 फुट का अपर्दन कितने सालों में हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम पूरी पृथ्वी की उम्र निकाल लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी अवसादी सेल की गहराई 100 मील है, तो हम देखेंगे 100 मील बराबर 5,028 फुट, या 100 मील को या 5,28,000 फीट कह सकते हैं। तो एक फीट का अपर्दन कितना होता है? 10,000 वर्ष में। उन्होंने फिर उसकी दर रेट निकाली कि एक फुट का अपर्दन 10,000 वर्ष में होगा, तो हमारे टोटल 5,28,000 फीट का अपर्दन कितने साल में हो जाएगा। तो उनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे 5,28,000 फीट का अपर्दन 5 अरब 28 करोड़ वर्ष में हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग यदि पृथ्वी की आयु इससे 2 गुनी मानी जाए तो टोटल 10 अरब 56 करोड़ वर्ष में इसका अपर्दन हो जाएगा। तो हमारी पृथ्वी की आयु इसके अकॉर्डिंग 10
4,56,56,000 साल बताई गई है। जबकि रेडियो एक्टिव खनिज विधि एक हमारी सबसे लेटेस्ट जो हमारी संकल्पना या थ्योरी है, रेडियो एक्टिव खनिज विधि, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसके द्वारा पृथ्वी की आयु 2 अरब वर्ष बताई जाती है। अभी आगे देखेंगे। अब देखेंगे पृथ्वी की आयु की गणना हम चंद्रमा की ज्योति शक्ति के आधार पर किस अकॉर्डिंग करते हैं। इसके अनुसार चंद्रमा का ज्योति रगड़, सॉरी एक मिनट, इसके अनुसार चंद्रमा का ज्योति रगड़ का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, जिस कारण पृथ्वी की परिभ्रमण शक्ति कम हो जाती है और पृथ्वी का परिभ्रमण बढ़ जाता है। जिस गति से पृथ्वी की परिभ्रमण गति कम होती है, उसी दर से चंद्रमा पृथ्वी से दूर रहता है, जिसके चंद्रमा की ज्योति रगड़ की माप तथा परिभ्रमण गति में परिवर्तन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चंद्रमा प्रतिवर्ष पृथ्वी से 13 क्या मतलब चंद्रमा जो है वो अपनी ज्योति रगड़ के कारण, जिसमें उसमें परिभ्रमण शक्ति कम हो जाती है और तो उसका पृथ्वी से दूरी बन जाती है, तो वो क्योंकि परिभ्रमण शक्ति कम हो गई तो उसका जो परिभ्रमण बढ़ जाता है, क्योंकि जो उसकी परिभ्रमण शक्ति कम हुई तो उसकी परिभ्रमण गति भी कम हो जाएगी। जब उसकी परिभ्रमण गति कम हो जाएगी तो वह प्रतिवर्ष हमारे पृथ्वी से 13 सेंटीमीटर दूर होता चला जाएगा। चंद्रमा प्रतिवर्ष पृथ्वी से 13 सेंटीमीटर दूर हट जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा की वर्तमान दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। इस आधार पर चंद्रमा को इतनी दूरी हटने के लिए 2,95,38,46,000 वर्ष लगे होंगे। इस आधार पर पृथ्वी की आयु 4 अरब वर्ष बताई जाती है। इसका मतलब यह हो गया जो हमारा ज्योति रगड़ होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे जिस कारण पृथ्वी की परिभ्रमण शक्ति में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी शक्ति कम पड़ जाती है, जिसका पृथ्वी का परिभ्रमण भी बढ़ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो चंद्रमा है ना, पृथ्वी से 13 सेंटीमीटर हर साल दूर होता है और टोटल वो, तो उसके अकॉर्डिंग गणना करके कैलकुलेशन करके 4 अरब वर्ष बताई गई है इसकी एज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में डीपली पढ़ सकते हैं। अभी देखेंगे पृथ्वी की आयु को लेके हमारी जो लॉर्ड केल्विन की संकल्पना है, इसके बारे इसका क्या मत है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अनुसार इन्होंने पृथ्वी के शीतल होने की गति के आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना की है। इसके अनुसार इनका यह मतलब था कि पृथ्वी कितने सालों में ठंडी हो पाई, तो उसके अनुसार उन्होंने उसकी उम्र की गणना की है। धरातल के नीचे की ओर जाने पर प्रति 33 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। कहने मतलब वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक तापमान होने के कारण ऊष्मा ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है तथा पुनः विकिरण रेडिएशन द्वारा ताप का ह्रास होता है। जो ताप होता है ना, ताप नष्ट हो जाता है, या कहूँ तो ताप की मात्रा का ह्रास होता है। यदि भूमिगत ताप प्रवणता अंडरग्राउंड टेम्परेचर ग्रेडियंट भूपटल के चट्टानों की औसत कंडक्टिविटी तथा पृथ्वी के धरातली भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाए तो गणितीय परिकल्पना के आधार पर खोई या नष्ट ऊष्मा के मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। इसके अनुसार लॉर्ड केल्विन ने इसकी दर निकालकर इन्होंने बताया कि पृथ्वी का बाह्य भाग आज 18 कम जब उन्होंने, क्योंकि 1897 में उन्होंने ये परिकल्पना बनाई थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो आज का मतलब 1897 ईस्वी में 4 करोड़ वर्ष पूर्व शीतल होकर ठोस हो गया था। इस आधार पर पृथ्वी की आयु 4 करोड़ वर्ष निर्धारित की है। उन्होंने ये बताया कि हमारी जो धरातल के अंदर जितना भी, क्योंकि हम पृथ्वी के अंदर 33 मीटर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होगी। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप होने के कारण ऊष्मा ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है तथा विकिरण या मतलब रेडिएशन के द्वारा जो हमारा टेम्परेचर होता है, ऊष्मा होती है, उसका ह्रास होता है। यदि धरातली भाग का क्षेत्रफल जो उसका एरिया है हम लोगों को मालूम पड़ जाए, तो वो एक साल में खोई गई जितनी भी हमारी ऊष्मा ऊपर से निकलती है, जो नष्ट हो जाती है, हास्य हो जाती है, तो उसकी दर वो ज्ञात कर सकते हैं। इसके आधार पर उन्होंने ज्ञात किया अपनी कैलकुलेशन मैथ के अनुसार, और इसकी दर निकालकर उन्होंने बताया कि पृथ्वी की आयु 4 करोड़ वर्ष है।
परंतु वर्तमान समय में इनका मत मान्य नहीं है। इन्होंने इतनी मेहनत की, यह भी वैलिड नहीं है। आज करंट की रेट में वर्तमान समय में यह भी मान्य नहीं है। अभी हम देखेंगे रेडियो सक्रिय तत्वों के आधार पर पृथ्वी के उम्र की गणना करना। तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये हमारी रेडियो सक्रिय तत्व जो प्रणाली है, जो थ्योरी है, ये सबसे ज़्यादा मान्य है। ये आज भी वर्तमान में भी इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू की जाती है। इसके आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना में सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है और वर्तमान समय में यह विधि विश्वसनीय है। इसके अनुसार पदार्थों के विघटन से ऊष्मा या हीट उत्पन्न होती है। जब पदार्थों का विघटन होता है तो ऊष्मा या हीट उत्पन्न होती है। इस तथ्य की खोज सर्वप्रथम पियरे क्यूरी ने सन 1903 ईस्वी में किया। तो ये आपका क्वेश्चन एक बन सकता है कि सर्वप्रथम रेडियो सक्रिय तत्वों में ये अपने पदार्थों के विघटन की ऊष्मा की हीट का सबसे पहले किसने सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो पियरे क्यूरी ने। कब किया था? साल 1930 ईस्वी में किया था। उस समय 1904 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक विद्वान ने रेडियो सक्रिय पदार्थ के आधार पर चट्टानों की आयु निर्धारण करने का प्रयोग किया और यूरेनियम और थोरियम में सबसे अधिक सक्रिय कण पाए जाते हैं और ये दोनों किसी न किसी रूप में तथा मात्रा में प्रत्येक सेल में पाए जाते हैं। जब चट्टानों का विघटन होता है, उनसे ऊष्मा उत्पन्न होती है और इस प्रकार रेडियो सक्रिय पदार्थ भूगर्भ को ऊष्मा प्रदान करते हैं। जो जब चट्टानों का विघटन होता है तो उससे एनर्जी, सबसे ज़्यादा प्रकाश ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, जो हमारे पृथ्वी के भूगर्भ को अंदर से अंदर गर्म करते हैं। और जब यूरेनियम और विघटन होता है तो ऊष्मा की उत्पत्ति के कारण उसका रूपांतरण हो जाता है, जिससे सीसा या लीड का निर्माण होता है। यूरेनियम के विघटन होने पर अल्फा कण उत्पन्न होते हैं, जिससे एक चट्टान से उत्पन्न होने वाले अल्फा कणों को गिनकर रूपांतरण की गति का पता लगाया जा सकता है। यह अनुमान किया जाता है कि यूरेनियम का 1.67 भाग 10 करोड़ वर्षों में सीसा में बदल जाता है और इस आधार पर यह घटना की जाती है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ आज से लगभग